बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइम रोज़ टीवी मुबारक जीत आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सरमद खान साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले प्रोग्राम आपको मिलते रहें। खान साहब कुछ अर्सा पहले बल्गारिया गए थे। पाकिस्तान से मुख्तलिफ एजेंट पाकिस्तानियों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं। वो हाल हुआ जो आप सोच नहीं सकते पाकिस्तानियों का, ये सरमद खान साहब आपको बताएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया नाइन रोज़ टीवी को। खान साहब आप बल्गारिया गए थे, जी जी क्या हालात थे वहाँ? सर, बड़ा अजीब व गरीब वाक़या है। आपको मैं बताता हूँ, ये आज से 3-4 साल पुरानी बात है। हमारे गांव मर्दान, जो हम जिस इलाके के करीबी मर्दान से मुझे एक फ़ोन आया, बल्कि मेरे एक अज़ीज़ है, उसका फ़ोन आया कि भाई हमारे दूर का अज़ीज़ है, वो बल्गारिया में फंस गया है और बड़ा परेशान है और उसके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं और बिल्कुल फाकों पे है कि उसका आप कुछ करें। अच्छा। तो मुझे जब फ़ोन आया तो खैर मैं उस अज़ीज़ को नहीं जानता था कौन था, पर वो एक अज़ीज़ का भी एक अज़ीज़ था। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, मैं बल्गारिया जाता हूँ, उसका देखता हूँ क्या हो सकता है। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि भाई बड़े सीरियस परेशानी में है, ज़िंदगी मौत का सवाल है। तो मैं भी परेशान हो गया, मैंने कहा जाना चाहिए कि आखिर मसला क्या है। फिर मैंने कहा कि ठीक है, बल्गारिया का फिर मालूम किया ये है कहाँ। कभी बल्गारिया का कभी गौर ही नहीं किया था, इस मुल्क का। बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, ये तो पता था कि 3 मुल्क है, पर कभी इतना फिक्र ही नहीं की थी कि क्या है क्या नहीं है, कहाँ है। नक्शे में भी नहीं देखा था कि कहाँ है। खैर फिर नक्शा देखा, फिर मालूम किया उस लड़के का इत्तेफाक से वो मैसेज मर्दान से आ गया था कि वो सोफिया शहर में है। जी। अच्छा, सोफिया शहर में, सोफिया इनका दारुल खिलाफ है। मैंने कहा ठीक है, सोफिया में है, उसको हम ढूंढ लेते हैं, इसमें क्या मसला है। जी। अच्छा, मेरा किसी तरह उससे फ़ोन पे रब्ता हो गया। ठीक। तो उसने कहा कि मैं सोफिया में हूँ। वो चूँकि वो मर्दान से था, पढ़ा लिखा नहीं था, कहता मुझे तो ये भी नहीं पता किस इलाके में हूँ। अच्छा। तो मैंने उसे कहा मैं तो आ रहा हूँ तुमसे मिलने, अभी मैं लंदन में था, तो सोफिया में तो तुम्हें मैं कैसे ढूंढूंगा। कह रहे मुझे भी नहीं पता, बहुत बड़ी बिल्डिंग के पास है। मैंने कहा बड़ी बिल्डिंग तो लंदन में भी बहुत होती है, तो जो वो बल्गारिया में पूरी सोफिया शहर जो उनका दारुल खिलाफ है उसमें तुम्हें मैं कहाँ ढूंढूंगा। कह रहे बड़ी बिल्डिंग है। मैंने कहा इस तरह नहीं, किसी से पूछो। कह रहे मुझे तो जुबान भी नहीं आती। तो मैंने तो सोचा कि ये किस दुनिया में रह रहा है जिसको ये भी नहीं पता कि शहर में है और रह कहाँ रहा है। तो उसने कहा बड़ा मसला, हम बता भी नहीं सकते, यहाँ बड़े परेशानी। खैर मैं समझ गया कि कुछ मसला होगा। खैर फिर मैंने उससे पूछा कहाँ, कहते हैं यहाँ। फिर उसने ये कहा, मैंने कहा कोई और चीज़ बताओ। कह रही इधर एक जुआ खाना है, उसके पास हूँ। तो मैंने कहा जुआ खाने भी यहाँ बहुत ज़्यादा होंगे। कौन सा जुआ खाना? कह रहे यहाँ का सबसे बड़ा जुआ खाना। मैंने कहा जुआ खाने तो हमने आज तक कभी नहीं देखे, ये कौन सा जुआ खाना है। फिर मैंने कहा कुछ और पूछो, इधर उधर पूछो कि कौन सा इलाका है, ताकि मैं तो आ जाऊँगा, तुम्हें मुझे फिक्र है, मैं तो पहुँचूंगा, तुम्हें कैसे मिलूंगा या तुम मुझे कैसे मिलोगे, ये तो और भी परेशानी की बात है। फिर उसने मुझे कहा कि इधर जो है बस स्टेशन जो है, बस स्टेशन या ट्रेन स्टेशन, बहुत बड़ा ट्रेन स्टेशन इनका पास है, और जो मेन स्टेशन। मैंने कहा बस ठीक है, मैं समझ गया। इसका मतलब कि मैं ट्रेन स्टेशन तक पहुंचता तो वहाँ फिर ये जुआ खाना या जो भी इसको ढूंढ ढांड के उसके करीब में हूँ, जो भी है। लेकिन वो जेल में था वहाँ? नहीं, मैं बताऊँ। अच्छा, इधर से फिर मैंने टिकट कटाया, सोफिया पहुंचा। अच्छा, सोफिया में पहुंच गया तो अब GPS में, अच्छा आप किस्मत देखें, अजीब गरीब सी किस्मत है कि कैसे मिला। मुझे उस वक्त अंदाज़ा हो गया था कि इसका मिलना इतना आसानी होगा, इसमें बड़ी मेहनत होगी, और ये पूरा जिस तरह आप वो कहते हैं ना कि वो समंदर में वो मछली पकड़नी, या वो कहते हैं ना वो भूसे में तिनका ढूंढना होता है। मुझे था कि ये इतना आसान नहीं है ढूंढना। तो रेंट कार गाड़ी ली, सोफिया एयरपोर्ट से चल पड़ा। वो GPS जो लिया, GPS ने आगे काम छोड़ दिया। वो मेरा एक मोबाइल था जो भी था, वो चार्ज नहीं था, या GPS की वो तार नहीं, GPS में UK से लाया था, तो वो जल्दबाजी में GPS की जो वो चार्जर वाली तार होती है ना, वो मैं भूल गया था। अच्छा। एयरपोर्ट पे मिली नहीं। वो जब गाड़ी में बैठा, वो निकाला डब्बे से, तो GPS, ये पुरानी बात है, उस वक्त हम ये टॉम लेके फिरते थे, मोबाइलों में इतना ये टेक्नोलॉजी, ये पुरानी 3-4 साल से भी ये पुरानी बात है। खैर गाड़ी चला दी मैंने, वो मेन सोफिया पे चल पड़ा। अब किस्मत देखें, अब किस्मत ऐसी है कि उसको फिर मैंने फ़ोन किया कि तुम किधर हो। कहते ये इधर खाना है, ये है, वो है। तो मैंने कहा अब इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। खैर वहाँ किसी बल्गारियन से पूछा कि बड़ा आप लोगों का कौन सा है, ये जो बड़ा ट्रेन स्टेशन है सबसे बड़ा। तो उसने मुझे कहा कि जिस रोड पे, इसी रोड पे, और आगे स्ट्रेट जाके इधर पे हो। वैसे किस्मत थी, वो 4-5-10 किलोमीटर उस पर पड़ा, तो वो बड़ा ट्रेन स्टेशन भी देख लिया, उसके साथ वो भी देख लिया, वो जुआ खाना भी एक था, वो भी देख लिया। तो मैंने कहा जगह पे तो पहुंच गया, इसको ढूंढना है, अब ये कैसे ढूंढा जाए। खैर फ़ोन किया तो उसने कहा मैं इधर ही हूँ।
अब वो उधर जो हूँ ना, अब सबसे हम वो था कि है किधर। अच्छा। खैर गाड़ी उधर फिर मैंने पार्क की, मैं फिर उतर आया, मैंने कहा तुम कहाँ हो। खैर फिर इधर उधर, तो फिर वो एक पार्क से बरामद हुआ, कोई पार्क था, पार्क टाइप था। अच्छा। फिर उसने मुझे कहा कि मैं ऐसे ही मिल गया चलते फिरते? हाँ, उसने वो शलवार कमीज, शेप बड़ी हुई, बिल्कुल वो भूत बंगला टाइप, बिल्कुल जो पत्थरों के दौर में, और यतीम यसीर जिसने कोई 3 माह से खाना भी नहीं खाया हुआ था। एक अजीब गरीब सा ड्रामा था। खैर उसके 4-5 और भी लड़के थे। मैंने कहा ये क्या कह रही है, हमारा ग्रुप है। सब भूत बने थे? अच्छा, मैंने कहा क्या सिर्फ तुम लोग रहते कहाँ हो, सबसे पहले ये बताओ। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग जो हैं ये पार्क नहीं, ये कार पार्क है, ये कार पार्क का प्लाजा है, ये अंडरग्राउंड, हम 3 छत नीचे रहते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मैंने कहा क्या मतलब, नीचे क्यों रहते हो? कहते इधर ये बल्गारियन गुंडे जो होते हैं, कह रहे मेरे पास 400-500 यूरो थे, वो छीन लिए, बाकी हम लड़कों को मार कुटाई करते, जब बाहर फिरते तो हम वो अंडरग्राउंड में रहते। मैंने कहा तो बड़ी खतरनाक बात है, आप अंडरग्राउंड में रहते हैं। खैर उसने फिर मुझे कहा कि वो पैदल चलता हुआ पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की, वो पैदल चल रहा था, पैदल चल के 6-7-8 माह में वो बल्गारिया पहुंचा। अच्छा, बल्गारिया में उसको उन्होंने गिरफ्तार कर दिया था, कैंप पे था, उसके पास एक कार्ड था। अच्छा। वो कार्ड फिर मैंने बाद में किसी से पढ़वाया, तो इसमें लिखा हुआ था कि वो कार्ड पे वो ये सोफिया शहर से बाहर नहीं निकल सकता, कुछ इस तरह का कार्ड था। जी जी। खैर मैंने कहा तुम्हारा मैं हल निकालता हूँ। मैंने कहा सबसे पहले तो जगह तुम रह कहाँ रहे हो। फिर उसके साथ मैं वो अंधेरे में गया, वो मोबाइल की टार्च में, वो फिर मैं नीचे चल के वो 3 छत नीचे देखा तो वहाँ और भी कुछ पाकिस्तानी, पर अंधेरा, गुप अंधेरा, कुछ नजर नहीं आ रहा कौन था उधर। वो कमले ममले या वो जमीन पे वो लेटे होते थे। वो फिर मैंने टार्चों में देखा, वो लाइट में देखा, वो टार्च में मोबाइल की लाइट में देखा कि वो और भी 15-20-25-100 लड़के पाकिस्तानी थे जो नीचे से, क्योंकि वो कहते बल्गारी गुंडे इतने नीचे नहीं आ सकते, टोटल अंधेरा है, हम भी वो अंदाजे से ही जाते। मैंने कहा जी वो गरीब। खैर अब इंतजामात क्या करने थे। मैंने कहा कि सबसे पहले तो उसने मुझे कहा कि, मैंने कहा तुम्हारे मसाइल क्या हैं। कह रहे तो मुझे कुछ पैसे दे, मैंने कोई 3 माह से खाना नहीं खाया, मैं तो फाके पी। मैंने कहा ठीक है जो तुम्हारे खाने का इंतजाम। फिर कह रहे मुझे मोबाइल फ़ोन लेके दिए, बड़ी मुश्किल से हम किसी गार्ड से, सिक्योरिटी या किसी बंदे के पास मोबाइल है, चार्ज भी दे दो और हमें सिम नहीं मिल। मैंने कहा चलो ये मसला भी हल कर। तो सबसे पहले उसको दुकान पे लेके गया, वहाँ से सिम लेके दी, ताकि मैंने कहा चलो तुम जिंदा तो रहो ना। ऑपरेशन मैंने कहा नोकिया 3310 टाइप का एक फ़ोन पकड़ लो, वो भी उसको लेके दिया, या था मुझे याद नहीं है, ताकि तुम ये ऑपरेशन तो मोबाइल तुम्हारे पास होना चाहिए। खाना मैंने कहा अभी देखते हैं, तो उधर कोई आई थिंक KFC था या मैकडोनल्ड था, वहाँ उनको मैं ले गया, वो 2-3 लड़के थे। तो उसने कहा कि ये हलाल है या हराम है। तो मैंने कहा ये सवाल बड़ा अच्छा है। मैंने कहा ऐसा कर लो कि तुम लोग ये मछली इनकी खा लो और ये चिप्स खा लो, बाकी वो जो गोश्त जो भी है वो हलाल हराम जो भी है उसको छोड़ दो। तो मुझे पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ, ज़िंदगी पहली दफ़ा मैंने कि भूख क्या होती है। जिस तरह उन लड़कों ने खाने पे हमला किया, जिस तरह उन्होंने दोनों हाथों से वो चिप्स वो खानी शुरू की और कोके, और वो तो मैं परेशान हो गया कि भूख कितनी जालिम, वो चेहरे बिल्कुल यूं यतीम जैसे इथोपिया सोमालिया के यतीम है उस तरह के थे। खैर मामला हल किया मैंने। खैर उनको खाना मुझे स्टाइल खान साहब अच्छा चले। अच्छा उनको खाने का इंतजाम किया। चलो मैंने कहा चलो अब तुम लोग जिंदा हो गए। अच्छा अभी इम्तिहान और भी थे। अच्छा मैंने उन्हें ये कहा कि मेरा एक दोस्त था वो रोमानिया से, उसने मुझे कहा था कि मैं टैक्सी भेज दी है, तो टैक्सी आप सब लोगों को लेके रोमानिया ले जाएगी और इसको रोमानिया में इसका कुछ इंतजाम करा देते हैं। मैंने कहा चलो टैक्सी, वो इत्तेफाक से आदमी भी पहुंच गया था। अजीब बात है, पहली दफ़ा पता चला कि रोमानियन बल्गारियन में बड़ी खटपट है पाकिस्तान इंडिया की तरह, मुझे अंदाज़ा नहीं था। उसने कहा मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा सोफिया आया हूँ। खैर वो ड्राइवर आया, ड्राइवर को कोई 200 यूरो मैंने दिए। अच्छा। तो वो फिर मुझे मैंने कहा, कह रहे कौन कौन है, मैंने कहा मैं हूँ और ये, तो कह रहे इनके कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखा, तो उसी ने पढ़ के बताया कि नहीं ये तो सोफिया से बाहर, ये तो जुर्म है और हम नहीं ले जा सकते, इधर ही छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है अब 200 पाउंड के मैं तो रोमानिया का चक्कर लगाता हूँ। खैर उसके साथ फिर मैं गया, इनको मैंने उधर ही छोड़ा, कुछ पैसे इनको दिए कि तुम लोग इधर हो, मैं कल आता हूँ। अच्छा। मैंने कहा चल रोमानिया की भी सैर हो जाएगी, मैं खुद बॉर्डर देखना चाहती है क्या है। तो बड़ा अजीब गरीब वाक़या था कि मैं ये सोफिया से बुखारस्त की तरफ चल पड़ा। 8-10 घंटे का रास्ता था। रोड पहले बड़ी थी, फिर सिंगल रोड होती, जैसे पाकिस्तान की गांव की रोड होती है ना, वो सिंगल रोड होगी, जिसमें मुझे हैरत थी ये वो रोड है जो रोमानिया बल्गारिया का मेन रोड है, जो बॉर्डर वाली रोड है। मैंने कहा ये तो बड़ी छोटी सी रोड है, मतलब वो बॉर्डर वाली जो उनकी वो रोड थी, एक ही रोड थी। इधर उधर मैंने देखा वो बच्चे कीचड़ में खेल रहे हैं, कपड़े बाहर लटके हुए हैं, जैसा पाकिस्तान के गांव का जिस तरह गुरबत अफलास वाली तस्वीर होती है उस तरह के गुरबत का। खैर हम लोग फिर दरिया डेन्यूब था वहाँ पहुंचे, तो दरिया सिंध की तरफ बहुत बड़ा। तो मैंने उसको कह दिया कि हमारा जो बंदे वो तो दरिया, मैंने कहा नहर महर होती तो छलांग मारती है, दरिया तो वो 100 साल में भी पार नहीं कर सकता। खैर फिर वो बड़ी चेकिंग की उन्होंने, गाड़ी की चेकिंग की, गाड़ी के टायर तक देखी, वो सीटें भी उधेड़ के देखी। मैंने कहा पता नहीं चल अफीम का कारोबार है क्या है, इतना गौर से देख रहे। खैर
मैं पहुंच गया बुखारेस्ट। बुखारेस्ट में फिर वो टैक्सी ड्राइवर ने वो एक होटल मुझे बताया, उसमें ठहरा। अगले दिन फिर उसने मुझे राउंड लगवाया, वो सारा बुखारेस्ट वो टैक्सी वाला जानता था, मुख्तलिफ पॉइंटों पे मुझे ले गया। फिर कहने का भी फिर 300 यूरो होंगे तो मैं पहुंचा दूंगा वापस। मैंने कहा नहीं, 300 यूरो खर्चे, मैं अभी ट्रेन या बस में ही जाता हूँ, खर्चे और मैंने नहीं करने में, इतना बड़ा बजट नहीं था जितना मेरा अंदाजा था कि काम सस्ता होगा। खैर फिर उसने मुझे कहा कि चलो तुम्हें मैं ट्रेन में चढ़ा देता हूँ। बस का जहाज़ मिल नहीं रही थी फ्लाइट, और ट्रेन में फिर मैं बैठा। उसने मुझे ट्रेन में कोई दोपहर को चढ़ा दिया था। अच्छा इत्तेफाक देखिए, उस ट्रेन में मुझे बिठाया तो ट्रेन शुरू में खाली थी, फिर लोग भरते रहे। अच्छा मैंने देखा हर 2 स्टेशन बाद एक लड़का या लड़की आते थे, वो गिनते थे, वो पंखे गिनते थे, वो उसकी वो टूटियाँ गिनते थे, वो इवन वो फ़ोन के गद्दे भी गिनते थे, लाइटें गिनते थे, ट्यूबलाइट गिनते थे। मैंने कहा तो पाकिस्तान से भी बुरे हालात है कि वो बंदा हर 2 स्टेशन बाद आ रहा है, देख रहा है। मैंने कहा यार अजीब गरीब ड्रामा है इनका, मतलब इतना उनका एतबार किसी भी नहीं कि हर चीज़ भी चोरी हो सकती है। खैर अजीब गरीब ड्रामे देखे। अच्छा अब जब वो बॉर्डर पे पहुंची ट्रेन तो अजीब वाक़या देखा। ट्रेन से उन्होंने हमें उतार दिया रोमानियन बॉर्डर पे, वहाँ तलाशी हुई, चेक हुआ, हर चीज़ देखी गई। फिर हमें ट्रेन पे फिर चढ़ाया गया, फिर बल्गारिया पहुंची, वो इधर या डन्यूब जो है उधर उतारे, वहाँ फिर चेकिंग हुई। अच्छा वहाँ फिर चेकिंग हुई, हर चीज़ देखी गई। मैंने कहा बड़ा ये अजीब गरीब सा। और ट्राइबल या पाकिस्तान के इलाकों में ट्राइबल से आप जब KPK में आते हैं या KPK से पंजाब में जाते हैं तो अटक का पुल, अगर जिन्होंने देखा हो, अटक के पुल पे से चेकिंग होती है, या वो हब चौकी पे चेकिंग होती है जब लोग बलूचिस्तान से सिंध कराची की तरफ आते हैं, तो बड़ा अजीब गरीब। खैर पहुंच गया इत्तेफाक से। वो जिस ट्रेन स्टेशन के करीब उतारा था मुझे सोफिया में, वो गाड़ी भी उधर ही मैंने पार्क की हुई थी, बल्कि वो गाड़ी मैंने वो शराब खाने की पार्किंग में, वो जुआ खाने की पार्किंग में, उसने मेरे ख्याल में 10 यूरो या 15 यूरो बताए थे। मैंने कहा ये शराब खाने में सिक्योरिटी हर चीज़ होती है, ये गाड़ी महफूज है कि बाहर रख दूँ, कोई रोमानियन बल्गारियन उसको रेंट कार की गाड़ी है, कोई तोड़ मोड़ के बाहर की, मुझे डर था चोरी ना हो जाए, फिर कौन इस मसले को संभालेगा। तो वही वो जो जुआ खाना था, मुझे नहीं कौन सा, उसी की पार्किंग में मैंने उसके बात की। उन्होंने कहा ये 15-20 यूरो की। मैंने कहा रखो गाड़ी, मैं कल निकाल के लेके जाऊंगा। खैर फिर पहुंचा मैं, फिर इन लड़कों से मैं मिला, इनको मैंने कहा कि यार ये तो बड़ा मसला है। फिर इनसे मेरी तफसील से बात हुई, इनको फिर खाने पे कहीं ले गया तो इन्होंने अजीब गरीब वाक़यात बताए। इन्होंने कहा कि एक तो उनको उन्होंने कैंपों में रखा हुआ था। अच्छा कैंपों में उसने मुझे बताया कि एक बल्गारियन लड़की थी, वो इनकी तर्जुमान थी। अच्छा। तो इसने मुझे कहा कि मैं उस तर्जुमान के सामने रो पड़ा कि मेरा कुछ ये वीज़े का कुछ कर दो। तो उसने कहा रोने से कुछ नहीं होता, मैं तर्जुमानी करती हूँ, तुम्हारे जज्बात की तर्जुमानी नहीं की। अगर तुम रो पड़ रहे हो तो मैं भी तुम्हारी खातिर रो लूँ, ये मेरा काम नहीं है। तो उसने इसको समझा दिया कि ये उसकी नौकरी नहीं थी कि वो भी इसके साथ रो पड़ती। तर्जुमानी में ये होता है कि वो आप जो बोलते हैं वो आपको बताते हैं, तो तर्जुमानी में ये रोने का चक्कर नहीं था। अच्छा। उसने इसको बता दिया था, तो उससे तो ये रह गया कि मैं रोना शुरू कर दूं तो तुम भी रो पड़े, तर्जुमा करके बताया कि ये रो रहा है। नहीं वो भी रो पड़े ना, तो वो काम नहीं हुआ इसका। खैर और इसने, मैंने कहा उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी, क्या उसकी तालीम ये थी कि उसने इंडियन फिल्में देखी थी, वो तो इंडियन फिल्मों की उर्दू की वजह तर्जुमा। हाँ इसने कहा कि मैंने कहा कि हम सूरियन है। मैंने कहा सूरियन क्या भला है, कह रहे सीरियन, कह रहे हम तो सीरियन है। उन्होंने चेक में कहा नहीं तुम सीरियन नहीं हो, तुम कुछ और हो। खैर बाद में पता चला पाकिस्तानी है। खैर इनको कैंपों में डाल दिया था, तो कैंपों में बेगार में कर पता नहीं, उसने कल का ज़्यादा नहीं बताया। उसके बाद फिर उसने मुझे ये बताया कि अच्छा उस लड़की से भी मेरी बात हुई। अच्छा लड़की से मेरी बात हुई, फिर फोन नंबर दिया था तर्जुमान। मैंने कहा तो उसने कहा कि इसके लिए, उसने मुझे मशवरा दिया कि इसके लिए वकील कर लें। अच्छा उसने मशवरा दिया कि ये मामला वकील का है, वकील इसको स्टेटस दिला सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। मगर उसने ये भी कह दिया कि सारे वकील यहाँ 2 नंबर है, फ्रॉड है, पैसे खा जाएंगे। और पैसे मैंने खर्च नहीं करने थे, उसने खर्च करने थे। तो हमने कहा बस जो जैसे है ऐसे है कि बुनियाद पे छोड़ दिया जाए इस मामले को। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं फिर वापस आ गया 2 दिन गुजार के, बस उनको पैसे मैसे दे दिए। मैंने कहा चल तुम्हारा महीने 2 माह का खर्चा चलता रहे। उसके बाद मुझे पता चला जेल में पहुंच गया है। चलो तो दोबारा फोन आया, किस जेल में, कहते मुझे तो नहीं पता। अच्छा फिर मैंने कहा तुम जेल कैसे पहुंचे, क्या जेल ऐसे पहुंचा कि मैं सर्बिया या मोंटीनीग्रो पता नहीं कोई मुल्क में वो बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहा था, तो पुलिस ने रोक के इन्होंने पकड़ के अभी मुझे डिपोर्ट करे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो 6 माह जेल में पड़ा रहा उधर, वो बल्गारिया किसी भी जेल में था। ऐसा बेतालीम, ऐसा अंगूठा छाप बंदा था, वो हमारे गांव का था, जिसको ये भी नहीं पता था किस शहर की जेल में और किस जेल में। मेरा था कि चलो जेल में भी उससे विजिट की जा सकती है, हाँ इधर मुलाकात की इजाज़त, पर वो जेल का नाम ही नहीं बता सका था। फ़ोन भी कहते हमने खुफिया रखा हुआ है, जेलर को नहीं पता नहीं किस जेल में था। फिर बाद में पता चला कि वो जिंदा सलामत, उसका पाकिस्तान एम्बेसी ने पासपोर्ट या मंजिल, वो जिंदा सलामत पाकिस्तान पहुंच गया। अच्छी बात। तो ये सारी दास्तान है। मेरा मकसद ये है कि हमारे लोग एजेंटों के हाथों चढ़ जाते हैं, ये बड़े बुरे हालात थे। ये तो लड़का खुशकिस्मत था, खुश नसीब था कि ये जिंदा बच गया। जैसे उसने
मुझे कहा था कि हम कोई 100 लड़का चला था, हम कोई 20 बंदा रह गए, 80 बंदे रास्ते में मर गए हैं या इधर उधर हो गए, गायब हो गए। तो ये 100 में से 20, तो 20 में से फिर ये वापस जिंदा सलामत पाकिस्तान पहुंच गया, जो अच्छी बात है। पर जो वाक़यात, जिस तरह की दर्दनाक किस्म की वाक़यात और कहानियाँ उसने मुझे सुनाई, तो मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा ये एजेंटी में इतना तो मेरी सब लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप बराए मेहरबानी, ये वेस्टर्न मुल्क अच्छे मुल्क होते हैं, मगर इधर जो आप आते हैं तो आप एहतियात से लीगल आएँ, वर्क परमिट लेके आएँ, या इस तरह ये एजेंटों के खत्ते ना चढ़े। एजेंटों में बहुत ख़तरनाक वो हैं, इन ममालिक के हालात और वो कवानीन बड़े सख्त हैं। आप बरानी कवानीन का एहतराम करें, और इस तरह की गलत हरकत या पैदल आना है, बल्गारिया आना, लोग कहते हैं कि उधर वीज़ा मिल रहा है इधर वीज़ा, ऐसा नहीं। कवानीन या दूसरा आप ये करें कि पढ़ाई करें, तालीम करें, इंजीनियर डॉक्टर इस तरह बने, ताकि उसकी बेस पे आपकी एजुकेशन पे आप इमिग्रेशन लेके कोई ऑस्ट्रेलिया चले जाए, कनाडा चला जाए, UK आ जाए, पढ़ा लिखा आदमी आ जाए। आप क्यों अपनी ज़िंदगी को दाव में ख़तरे में डालते? उसके साथ आपके जो अजीज़ अकारीब वालिदैन आपके पाकिस्तान, वो आपसे ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि क्या होता है। तो मेरी ये दरख्वास्त है सब। अच्छा खान साहब, जज़ाकल्लाह, आपने दरख्वास्त की। आपने देखा जब वो खाना आपने बताया, जब पहली दफ़ा और दूसरी दफ़ा खाने में कोई फ़र्क नज़र आया कि दूसरी दफ़ा भी वैसे ही? नहीं, हाँ, एक और कहानी अच्छा। इसमें एक और भी कहानी थी। हाँ, ऐसा हुआ कि हमारा एक हरदिल अजीज़ दोस्त है, उसने शादी बल्गारियन लड़की से यहाँ की हुई है। तो उसने मुझे कहा था कि तुम मेरे ससुराल में जाके ठहर जाओ। अच्छा, उसमें फिर मैंने क्या किया कि ये 3 लड़के 4 लड़के गाड़ी में डाले, बड़ी मुश्किल से वो जगह हमें मिली वहाँ। वो सोफिया से कोई 70-100 किलोमीटर दूर थी उसका ससुराल जो था। और मैंने लड़कों से कह दिया था, और जिस तरह अंधेरे का रास्ता था जहाँ लाइट नहीं थी, और जिस तरह वो GPS उस वक्त मेरे ख्याल में तार मैंने ले ली थी, लेके जा रहा था। मैंने कहा जिस तरह पाकिस्तान में होता है, मुझे ये लगता है कि वहाँ हमारे लिए सारा इंतज़ाम बर्दा फरोशों का पूरा है। बस हम वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ हमारी ये तक्का बोटी करेंगे, गाड़ी को वो जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना, इंजर हटा के ना, इंजर वो पुर्जा पार्ट करके, तो बस हम भी ख़त्म और गाड़ी भी ख़त्म, और हमारी आखिरी वक्त है। मुझे लगता है कि वहाँ से बचाव नहीं है। बच तो गए उधर से, सोफिया से, ये इस गाँव से हम नहीं बच सकेंगे। खैर पहुँचे उधर, तो वो उन्होंने बड़ा हमें ख्याल रखा, उनकी वो सास ने, दोस्त की सास ने बड़ा हमारा ख्याल रखा, वो बिस्तर दिए। फिर अच्छा, वहाँ अजीब गरीब क्या देखा, वहाँ इनका जो ये नहाने का इंतज़ाम तो घर से बाहर होता है। मैंने कहा ये क्या फ़लसफ़ा है, ये पहली दफ़ा देखा। तो पता चले यूरोपियन मुल्कों में ये बाहर होता है, और वो सहन से गुजर के बाहर वो जाते हैं, और वहाँ इनका वो होता है, और दिन में एक होता है। खैर ये लड़की फिर नहाए, तो बकौल लड़कों के हम तो 3-4 माह बाद नहाए हैं, मगर असली काम सुबह हुआ। सुबह उस दोस्त की सास ने कोई 3-4-5-6 अंडे बनाए थे, तो हर लड़के ने 4-4 अंडे खाए। कह रहे हमने तो 3-4 माह से कभी अंडे भी नहीं खाए थे। तो वो हालात देख के मैं और लरस गया कि कितनी अफसोसनाक बात। खैर हमने बड़ा अच्छा टाइम वहाँ गुजारा। सैर मेर क्या करनी थी, बस उसको अगले दिन फिर ले आया, या फिर इनको अपने उनके वो कैंप में छोड़ा, जो 3 छती नीचे वो उनका बेस था। मैं फिर वहाँ से, नहीं वो गवर्नमेंट ने दी हुई थी जगह इनको? नहीं, वो इलीगल थे ना, ये तो इलीगल। उसमें वो पार्किंग, बेसिकली वो अंडरग्राउंड पार्किंग नीचे बन रही थी, नीचे सोते, वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वहाँ कोई बिल्डिंग का काम रुका हुआ था। बाहर सो जाते थे? नहीं, उसके अंदर सोते थे, 3 छत नीचे सोते, अंधेरे में सोते थे। लेकिन वैसे ही सो गए जहाँ जगह मिली, बात चल रहा था। कुछ चादर मांगे, कुछ कंबल टाइप कुछ था, कुछ सिलसिला था, पर बड़े बुरे हालात। ये सिर्फ नहीं थी, कुछ 100-150 बंदे थे मेरे हिसाब से। वो ये तो 4-5 ये पठानों का ग्रुप था। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। फिर मैं टिकट कटा के आके, मेरे पास तो 2 दिन का वो फ्लाइट था। मैं मुल्क कैसा आपको लगा? ठीक लगा मुझे तो, मतलब सही था। खैर 2 दिन में इतना अंदाजा नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है, पर जिस तरह मुझे सुना था, अपने आप को बड़ा बचा के रखना था। बटवे पे हाथ था हर वक्त, मोबाइल पे, क्योंकि वो सुना है जबकि ये गुंडे, चरसी, मवाली ये बहुत ज़्यादा फिरते, तो एहतियात थी। मुझे लोगों ने डराया हुआ था कि यार बड़ा खतरा, वो ये गुंडे मुंडे आपको मोबाइल छीन लेते हैं, पैसे छीन लेते हैं। तो बड़े एहतियात से मैं चलता था, इसलिए मैं कहीं गया भी नहीं, कि बस इन लोगों का मामला देखा और आगे, और बड़ा अफसोस हुआ। अब वो वहाँ अपना हमारे गाँव में आ गया, मर्दान में खेती बाड़ी करते हैं। मिला आपको दोबारा? नहीं, फिर मैं भी गया नहीं हूँ। लेकिन खान साहब, एक ऐसे बंदे के लिए आपने इंग्लैंड से सफर किया जो आपको जानता नहीं, आप उसको नहीं जानते, किसी के कहने पे, जो हमारा अजीज था ना, वो अजीज का दूर का अजीज था ना, तो जिंदगी और मौत का सवाल इसलिए जाना पड़ गया ना, मुझे डर था कि मर न जाए, तो उसका फिर कफन दफन का मसला होता, फिर और उसके मसाइल होते, मुसीबत और बढ़ जाती। शुक्र है जिंदा पहुंच गया। अब मैं पूछूंगा उससे कि बात आया नहीं, बल्कि एक काम करते हैं, उसका कहीं से नंबर मैं ढूंढता हूँ, तो आपका इंटरव्यू करा देते हैं। आप उसका इंटरव्यू कर ली कि उसने बल्गारिया में क्या देखा, ये ठीक, और उसमें क्या गुजरी, और जेल में उसमें क्या गुजरी, कैंपों में क्या गुजरी, और उसकी क्या और बाज आया या नहीं आया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। असल में मसला ये है कि जब किसी को पाकिस्तान कहा जाए कि यहाँ ना आना, हालात ठीक नहीं है, यहाँ दूध शहद की नहरें नहीं बहती, दरख्तों पे पैसे नहीं लगे होते, और वो लोग बाज नहीं आते, क्यों खासा ऐसे ही है ना?
नहीं देखिए, हमारा ये व्यू है कि हर बंदे को अगर बाहर जा सकते हैं आ जाए। मैं तो हमेशा सबको इनकरेज करता हूँ कि जिसका चांस बनता है वो आ जाए, पर लीगल आए। जिसके भी चांस बनते हैं इन मुल्कों में आ जाए, ये कोई अर्ज नहीं है। बड़े लोग यहाँ सेल्फिश हो जाते हैं, अलग टॉपिक है, इस पर हम अलग से बहस करेंगे। एक अलग टॉपिक है कि काफ़ी लोग हमारे यहाँ सेल्फिश हो जाए कि मैं आ जाऊँ और मेरे अलावा इस दुनिया में कोई और इस मुल्क में ना आए। ये हमारे काफ़ी लोगों की ये अप्रोच होता है। मैं कहता हूँ कि जो नहीं आ सकता वो भी इस मुल्क में आ जाए। मैं ये अप्रोच नहीं रखता। तालीम हासिल करके आए तो उससे आपको फायदा है। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा चैनल करें सब्सक्राइब, जुड़िए 9 रोज़ा टीवी के साथ। ये ज़बरदस्त प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। आपके साथ भी कोई वाक़या पेश आया तो हमारे साथ राब्ता कायम करें। इजाज़त दीजिए, नए प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया खान साहब।